हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है, बहुत स्ट्रेंज स्टोरी है और ये स्टोरी हमें मिस ज़ेब ने कराची शहर से शेयर की है। ये बताती है कि जो वाक़या था ये 1993 में, यानी अब से तकरीबन 30 साल पहले या 28 साल पहले इनकी मदर के साथ पेश आया था। 1993 में जब इनकी मदर की शादी हुई तो वो रुखसती होने के बाद कराची और हैदराबाद के बीच में एक जगह मौजूद है जिसे आमतौर पे नूरियाबाद के नाम से जाना जाता है। नूरियाबाद के करीब एक गांव मौजूद था, वहां पे ये रुखसती होने के बाद आई थी। अब इनकी मदर बताती हैं कि जब इनकी रुखसती हुई थी तो जहां पे, यानी जिस गांव में इनका ससुराल मौजूद था, वो एक कच्चा पक्का इलाका था। कुछ घर वहां पे मौजूद थे और आमतौर पे वहां के जो लोग थे वो खेती बाड़ी के जरिए या फिर जानवर पाल के अपनी जिंदगी का गुजरो बसर किया करते थे। खैर, जब इनकी मदर रुखसती होके अपने ससुराल आई तो इनके ससुराल के अंदर भी उस वक्त 2 गायें मौजूद थीं और इसके अलावा 3-4 बकरे थे जो फार्मिंग के लिए या नस्ल बढ़ाने के लिए ये लोग पाला करते थे। इनका जो ससुराल था वो भी एक कच्चा पक्का मकान था। बीच के हिस्से में एक बहुत बड़ा सा सहन मौजूद था, जबकि घर के बाहर लेफ्ट साइड का जो हिस्सा था वहाँ पे एक छोटा सा अस्तबल मौजूद था जहाँ पे जानवरों को पाला जाता था। इनके घर से निकलते ही सामने एक छोटा सा रोड था और रोड क्रॉस करके सामने बहुत सारे दरख्त मौजूद थे और उनमें से एक दरख्त था जो कि नीम का दरख्त था। उस दरख्त के नीचे हमेशा चारपाई पड़ी रहती थी और ये बताती हैं कि दिन के औकात में इनके सास ससुर, बल्कि जो आगे पीछे के जो बुजुर्ग थे, वो सारे के सारे आपस में बैठ के उस पलंग पे बातें किया करते थे। मतलब आप समझ लें कि टोटली गांव जैसा माहौल था। दिन में रौनक हुआ करती थी, रात में मगरिब तक या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक जितने भी लोग थे वो अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। इसी तरह जब सर्दियां शुरू हुई तो आपको पता है कि कराची के मुकाबले में या हैदराबाद के मुकाबले में ये जो हाईवे है या बीच का हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती है। तो शदीद सर्दियां चल रही थी और एक रात ऐसा हुआ कि इनके जो शौहर थे वो किसी काम के सिलसिले में कराची गए हुए थे, जबकि इनके घर के अंदर इनके सास ससुर और इनकी एक नंद मौजूद थे। आमतौर पे इनका भी रूटीन था कि ये रात को 9 बजे या 10 बजे तक सो जाया करती थी, लेकिन आज कुछ अजीब सी बेचैनी थी जिसकी वजह से इनको नींद नहीं आ रही थी। खैर, जब सारे के सारे घर वाले सो गए और ये अकेली जाग रही थी तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से बाहर की तरफ बैठ जाऊं और कुछ देर अगर मैं खुली फिजा में बैठ जाऊंगी तो थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊंगी। इसी इरादे से जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही जो सामने दरख्त मौजूद थे, ख़ास तौर पे वो जो नीम का दरख्त था, जिस दरख्त के नीचे आमतौर पे चारपाई पड़ी हुआ करती थी, तो इनको ऐसा लगा कि उस चारपाई के ऊपर एक औरत
2 बच्चों के हमरा बैठी हुई है। अब क्योंकि उस दौर में इस गांव के अंदर बिजली मौजूद नहीं थी, तो जितना कुछ इनको नजर आ रहा था या फिर समझ आ रहा था, वो सरासर चांद की रोशनी की वजह से नजर आ रहा था। आमतौर पे इनके गांव की जो लड़कियां थीं या खवातीन थीं, उनकी कोशिश होती थी ख़ास तौर पे मगरिब के बाद अपने घरों से बाहर ना निकलें। खैर, जब इन्होंने उस औरत को 2 छोटे छोटे बच्चों के हमरा उस पलंग के ऊपर बैठे हुए देखा, तो इनको एहसास हुआ कि इतनी शदीद सर्दी है और ये जो औरत है इसने महज साड़ी नुमा कपड़े पहन रखे हैं, जबकि जो इसके बच्चे हैं उन बच्चों ने भी ना कोई स्वेटर पहना हुआ है, ना कोई शॉल ली दी है, ना ही कोई जैकेट पहनी दी है। पहले काफ़ी देर तक ये सोचती रही कि मैं उसके पास जाऊं या ना जाऊं, लेकिन काफ़ी देर तक गौर करने के बाद जब इनका जज्बा हमदर्दी बढ़ा, तो ये एकदम से खड़ी हुई और ना सिर्फ खड़ी हुई, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने जो रोड था उसको क्रॉस करके उस दरख्त की तरफ या उस चारपाई की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने रोड क्रॉस किया, तो सामने चारपाई पे इनकी जो नज़र थी वो मुसलसल देख रही थी, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी तो इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये जो औरत है, इस औरत का जो चेहरा है बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, या इस औरत को इससे पहले भी मैं देख चुकी हूं। जैसे जैसे ये मजीद आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनको गुमा होना शुरू हो चुका था कि ये जो औरत पलंग पे बैठी हुई है ये हूबहू इनकी तरह है, यानी कि इनकी शक्ल में और उस औरत की शक्ल में कदरे भी फर्क नहीं है। बहरहाल, जैसे जैसे ये मजीद आगे बढ़ी और उस औरत के तकरीबन करीब पहुंच चुकी, तो इनको यकीन हो चला कि ये जो लड़की या औरत पलंग पे बैठी हुई थी, उसकी जो शक्ल थी वो मुकम्मल तौर पे इनकी तरह थी और इनसे भी ज्यादा फ्रेश उसका चेहरा था। अब ये चौंक गई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो। बजाय इसके कि वो जो औरत थी वो इनके सवाल का जवाब देती, उसने इनसे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पे क्यों आई हो। ये बताती हैं कि इस कन्वर्सेशन के दौरान जब इनकी नज़र उसके चेहरे पे या उसके हाथों पे या उसके बालों पे पड़ी, तो इन्होंने देखा कि उसके जो हाथ हैं वो बाकायदा जले हुए या झलसे हुए हाथ हैं, और उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ही लंबी लंबी पतली उंगलियां हैं, और उन उंगलियों पे बहुत ही बड़े बड़े नाखून मौजूद हैं। हालांकि उसका जो चेहरा था वो इनकी तरह चेहरा था और बहुत ही फ्रेश चेहरा था। ये बड़ा हैरान हुई कि आखिर कौन औरत है जो मेरी हमशक्ल है, और बजाय इसके कि मुझे जवाब दे, उल्टे ये मुझसे सवालात कर रही है। बहरहाल, ये जैसे ही मजीद आगे बढ़ी तो एकदम से वो जो लड़की थी जो इनकी हमशक्ल थी, वो अपने बच्चों के हमरा इनकी तरफ लपकी। जैसे ही वो इनके करीब आई तो उसने अपना जो हाथ था वो इनके मुंह की तरफ किया। ये बताती कि जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे मुंह की तरफ किया तो मैं पीछे हटना चाहती थी और मैं उससे बचना चाहती थी, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि मेरा जो जिस्म है वो मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो चुका है, और मैं चाहने के बावजूद भी न वहां से हिल पा रही हूं, न उधर से मूव कर पा रही हूं। एक अजीब सूरत-ए-हाल थी और एक अजीब मामला था जो मेरे साथ दरपेश था। खैर, वो जो लड़की थी जो मेरे रूप में थी, उसने अपना हाथ मेरे सर की तरफ रखा या मेरी आंखों की तरफ रखा, तो जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे सर पे या मेरी आंखों पे रखा तो मुझे एकदम से शदीद बदबू का एहसास शुरू हुआ। मुझे लगने लगा कि इस औरत के पास से, खास तौर पे इसके हाथ में से शदीद बदबू है जो उठ रही है,
और मैं मुकम्मल तौर पे पजल हो चुकी थी। खैर बहरहाल उसने जब अपना हाथ मेरी आंखों पे, मेरे सर पे रखा तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मुकम्मल तौर पे उसके काबू में आ चुकी हूँ या उसकी ताबेदार हो चुकी हूँ। उसने फिर मुझे कहा कि यहाँ पे बैठ जाओ और मैं चुपचाप उसकी बातों को वैसे ही मान रही थी जैसे कोई स्टूडेंट अपने उस्ताद की बातों को माना करता है। जैसे ही उसने मुझे कहा कि बैठ जाओ, मैं बैठ गई और वह कहने लगी कि जरा सा भी शोर नहीं करना। मैं मुकम्मल तौर पे चुप बैठी हुई थी। अब पलंग पे बैठ के जो मेरा घर था या जो मेरा ससुराल था मुझे वाज़े नजर आ रहा था और मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है। ये बताती है कि इसी दौरानिए में मेरे जो हस्बैंड थे वो मेरे ससुराल के अंदर या मेरे घर के अंदर दाखिल हुए और जैसे ही मेरे हस्बैंड मेरे घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं सामने चारपाई पे बैठी हुई उनको देख रही थी। खैर जैसे ही ये अंदर दाखिल हुए वैसे ही ये जो औरत थी जो मेरी हमशक्ल थी या मेरे रूप में मौजूद थी उसने मेरे घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसके जो 2 बच्चे थे जो मेरे सराउंडेड बैठे हुए थे वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे और मेरी आंखों के सामने वो जो मेरी हमशक्ल थी वो मेरे ससुराल के अंदर एंटर हो गई। मैं चाहती थी कि मैं जोर जोर से चीखूं, अपने शौहर को बताऊं कि ये जो घर के अंदर एंटर हो रही है ये मैं नहीं हूं बल्कि मेरे रूप में या मेरी शक्ल में कोई और मखलूक है जो अंदर दाखिल हो रही है। लेकिन ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी, ना ही मैं कोई आयत पढ़ पा रही थी और ना ही मेरी जबान से कोई अल्फाज थे जो अदा हो रहे थे। मेरी आंखों के सामने वो जो औरत थी घर के अंदर दाखिल हो गई और ना सिर्फ दाखिल हो गई बल्कि मेरे हस्बैंड के साथ बात करने लगी और मेरे हस्बैंड भी उससे इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि वो वाकई में उनकी बीवी है। मैं दूर बैठी हुई ये सारा मंजर देख रही थी और अपनी बेबसी पे अफसोस कर रही थी। मेरी समझ से बाहर था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि अगर मैं यहाँ से हिलूंगी या कुछ कहूँगी तो हो सकता है ये जो मखलूक है ये मेरी जान ले ले। ये बताती है कि फजर की अजान तक मुसलसल ये मंजर मेरे सामने मौजूद था। मैं उस चारपाई पे उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी जबकि मेरे रूप में वो जो औरत थी या जो भी चुड़ैल थी वो मेरे शौहर के हमरा हमारे घर में मौजूद थी। जैसे ही फजर की अजान शुरू हुई वैसे ही वो जो 2 बच्चे थे जो मेरे करीब में मौजूद थे वो एकदम से खड़े हुए और जैसे ही वो खड़े हुए तो उसी दौरानिए में वही औरत जो मेरी हमशक्ल थी जो मेरे रूप में मेरे ससुराल के अंदर या मेरे घर के अंदर मौजूद थी वो भी घर से बाहर निकली और इन बच्चों के पास आई, इन बच्चों का हाथ पकड़ा और अल्लाह जाने खेतों की तरफ बढ़ते बढ़ते देखते ही देखते गायब हो गई। जैसे ही ये औरत या ये चुड़ैल वहां से गायब हुई वैसे ही ऐसा लगा कि जैसे मेरा जो जिस्म है वो आज़ाद हो चुका है और मैं मुकम्मल तौर पे मूव कर पा रही हूँ। मैं खड़ी हुई, मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अपने घर के अंदर एंटर हो गई। जब मैं अपने घर के अंदर एंटर हुई तो एंटर होते ही सबसे पहले जो मेरा रूम था जहाँ पे मेरे हस्बैंड मौजूद थे, मैं रोती हुई चीखती हुई उनके कमरे के अंदर दाखिल हुई और मैंने रो रो के उनको उठाया और उनको उठाने के बाद सारा का सारा वाकया बयान किया। मेरे हस्बैंड जब सो के उठे तो उनका ये ख्याल था कि मैं कुछ देर पहले इनके साथ यहीं पे मौजूद थी। हालांकि वो अपनी जगह ठीक थे
मेरे रूप में कोई और औरत थी जो उनके साथ इस कमरे में मौजूद थी। खैर, जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो बजाय इसके कि वो मानते, उन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले तुम यहीं पे थी, हो सकता है तुम्हारी आंख लगी हो और तुमने कोई ख्वाब देख लिया हो। खैर, इस दौरानिए में जो मेरे सास ससुर थे वो भी सो के उठ चुके थे, और जब उनको भी मैंने ये सारा का सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। खैर, दिन निकल आया और फिर दिन निकलने के बाद जो भी नॉर्मल रूटीन था उसके मुताबिक पूरा का पूरा दिन गुजरा, और मैंने अपने हस्बैंड से शाम के टाइम में जिद करना शुरू कर दी कि मुझे 1-2 दिन के लिए मेरी अम्मी के यहाँ या मेरे मैके में छोड़ के आ जाएं। मुझे अच्छी तरह याद था कि मेरे साथ क्या हुआ था, और मुझे ये भी यकीन था कि मेरी इस बात का कोई भी यकीन नहीं करने वाला। खैर, मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझे 2-4 दिन के लिए हमारे घर में या मेरे मैके में छोड़ दिया, और जब मैं अपने मैके वापस आई तो वहां पे आके मैंने सबसे पहले अपने फादर को, अपने भाई को ये सारा का सारा वाकया सुनाया। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो करीबी मस्जिद के जो इमाम थे, उन इमाम से मिलवाने के लिए मुझे मस्जिद लेके गए। मस्जिद के जो इमाम थे उन्होंने पर्दे के साथ साथ जब मेरी पूरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मुझे आप 1 या 2 दिन का टाइम दें, मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ क्या हुआ था और वो कौन मखलूक थी जो आपके रूप में आपके घर के अंदर आपके शौहर के साथ मौजूद थी। ये बताती है कि इनकी मदर ने जब उनसे मालूमात हासिल करवाई तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने कहा कि वाकई में आपके रूप में आपके घर के अंदर एक जिन्नज़ादी आई थी और उसने आपको मजबूर करके अपनी जगह पे बिठा दिया था, और आपकी जगह वो आपके घर में आपके शौहर के कमरे में दाखिल हो गई थी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्यों आई थी। हाँ, बहरहाल मैं ये कर सकता हूँ कि वो फ्यूचर में या मुस्तकबिल में आपके घर के अंदर या आपके शौहर की ज़िंदगी में दाखिल ना हो सके। खैर, उन्होंने अपने तौर पे कुछ तावीज़ात दिए जो कि मेरी मदर ने भी पहने और मेरी मदर ने मेरे फादर को भी पहनाए। इसके अलावा उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए वज़ाइफ दिए। ये बताती हैं कि 1 से 1.5 साल तक मेरी जो मदर थी मुसलसल वो वज़ाइफ पढ़ती रहीं, और जब तक वो इन वज़ाइफ को पढ़ती रहीं तब तक वो जो जिन्नी थी या वो जो भी मखलूक थी, ना वो मेरी मदर की ज़िंदगी में और ना ही मेरे फादर की ज़िंदगी में दोबारा आई। हाँ, जब मेरी मदर ने ये वज़ाइफ पढ़ना आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दिए तो मेरी मदर बताती कि एक दफ़ा दोबारा से मुझे महसूस हुआ था कि जैसे जो हमारा घर है उस घर का जो सहन है, उस सहन के गेट के साथ वही औरत जो कि मेरे रूप में आई थी वैसे ही उन्हीं कपड़ों में उसी तरह तैयार होके खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मुझे अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही है। और जैसे ही मैंने उस औरत को या मेरे रूप में वो जो जिन्नी थी उसको दोबारा देखा तो मैंने उसी दिन से बल्कि उसी लम्हे से दोबारा से उन वज़ाइफ को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो जो जिन्नी थी उसने हमसे या हमारी फैमिली से किसी भी किस्म का ना राब्ता रखा हुआ है और ना ही वो दोबारा से नजर आई है। ये एक अजीब वाकया था जो हमारी जिंदगी में पेश आया था। अगर मेरी मदर के अलावा भी कोई हमें ये वाकया सुनाता तो मेरा अपना खुद का भी इस वाकये पे या इन बातों पे यकीन करना मुमकिन नहीं था। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्ट्रेंज स्टोरी थी आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे।
और हम सब लोगों को सलामती के साथ कामयाबी नसीब फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।